हेलो मित्रों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे। चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट पर। देखते हैं कि आज के प्रैक्टिस सेट में कौन-कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण ही हैं। इनको आप रिवाइज़्ड कर लीजिएगा। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? पहला ऑप्शन है कानपुर, दूसरा ऑप्शन है लखनऊ, तीसरा ऑप्शन है प्रयागराज और चौथा ऑप्शन है झांसी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? दिमाग लगा के बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में हुआ था। इसका सी ऑप्शन सही होगा मित्रों, सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पहली महिला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? प्रश्न फिर से सुनिएगा। पहली महिला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? पहला ऑप्शन है रानी रामपाल, दूसरा है अवनी लेखरा, तीसरा है कर्णम मलेश्वरी और चौथा है शेफाली वर्मा। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिमाग लगाइए मित्रों कौन सा ऑप्शन सही होगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता पहली महिला कौन है? तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों कर्णम मलेश्वरी। सी ऑप्शन इसका सही है, कर्णम मलेश्वरी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पैरालंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पहला ऑप्शन है मनु भाकर, दूसरा ऑप्शन है साइना नेहवाल, तीसरा ऑप्शन है अवनी लेखरा और चौथा ऑप्शन है मित्रों पीवी सिंधु। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिमाग लगा के बताइएगा कि आंसर कौन सा सही होगा इसमें से। तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों अवनी लेखरा। सी ऑप्शन इसका सही होगा, सी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। रानी रामपाल किस खेल की कप्तान रह चुकी हैं? पहला ऑप्शन है क्रिकेट, दूसरा ऑप्शन है हॉकी, तीसरा ऑप्शन है कबड्डी और चौथा ऑप्शन है बैडमिंटन। बताइए रानी रामपाल जो हैं वो किस खेल की कप्तान रह चुकी हैं? दिमाग लगा के बताइए आंसर क्या होगा मित्रों। इन चार में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका सही विकल्प है मित्रों रानी रामपाल जो हैं वो हॉकी की कप्तान रह चुकी हैं। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। योगेश्वर दत्त किस खेल से संबंधित हैं? पहला ऑप्शन है कुश्ती, दूसरा ऑप्शन है मुक्केबाजी, तीसरा ऑप्शन है भारोत्तोलन और चौथा ऑप्शन है जूडो। बताइए योगेश्वर दत्त जो है वो किस खेल से संबंधित हैं? दिमाग लगा के बताइए मित्रों कौन सा ऑप्शन सही होगा। चार में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? योगेश्वर दत्त जो हैं वो किस खेल से संबंधित हैं? तो योगेश्वर दत्त मित्रों कुश्ती से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? कुश्ती से। ए ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सरदार सिंह किस खेल के पूर्व कप्तान हैं? पहला ऑप्शन है फुटबॉल, दूसरा ऑप्शन है हॉकी, तीसरा ऑप्शन है क्रिकेट और चौथा ऑप्शन है कबड्डी। बताइए मित्रों कौन सा ऑप्शन सही होगा कि सरदार सिंह जो हैं वो किस खेल के पूर्व कप्तान हैं? बताइएगा ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो इन चारों में से जो सरदार सिंह जो हैं वो हॉकी के कप्तान रह चुके हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश का राज्य खेल क्या माना जाता है? पहला ऑप्शन है क्रिकेट, दूसरा ऑप्शन है हॉकी, तीसरा ऑप्शन है फुटबॉल और चौथा कबड्डी। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आ चुका है परीक्षाओं में, जो उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं होती है उनमें आ भी चुका है। तो उत्तर प्रदेश का राज्य खेल है मित्रों कबड्डी। कबड्डी उत्तर प्रदेश का राज्य खेल है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेजर ध्यानचंद की जयंती 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय खेल दिवस, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय युवा दिवस और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय एकता दिवस। कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में एक दिवस बना दिया गया है। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। तो उस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? दिमाग लगा के बताइए। ज्यादातर मित्रों ने सोच लिया होगा
कि मेजर ध्यानचंद खेल से संबंधित हैं, हॉकी के जादूगर, तो इस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 29 का वो इसका बी ऑप्शन सही होगा, 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? पहला ऑप्शन है ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर, दूसरा ऑप्शन है इकाना स्टेडियम लखनऊ, तीसरा ऑप्शन है सैफई स्टेडियम इटावा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? दिमाग लगा के बताइएगा। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेडियम जो मित्रों है उसका नाम है इकाना स्टेडियम लखनऊ, इकाना स्टेडियम लखनऊ। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर, लखनऊ का इकाना क्रिकेट स्टेडियम अब किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, दूसरा ऑप्शन है भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना, तीसरा ऑप्शन है केडी सिंह बाबू स्टेडियम और चौथा है सैयद मोदी स्टेडियम। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा कि लखनऊ का इकाना क्रिकेट स्टेडियम किस नाम से जाना जाता है? दिमाग लगा के बताइए मित्रों। तो इसका सही ऑप्शन होगा लखनऊ का इकाना स्टेडियम जो है, ज्यादातर मित्रों को ये इशारा मिल गया होगा, ये बी ऑप्शन सही होगा, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना। बढ़ते हैं, अब देखो लेखक वाला चल रहा है। पहला अगला क्वेश्चन है, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? बेहद फेमस उपन्यास है, बहुत ही मार्मिकता भावुकता वाला उपन्यास है ये, गुनाहों का देवता, बहुत ही प्रसिद्ध रह चुका है ये। पहला ऑप्शन है कमलेश्वर, दूसरा ऑप्शन है धर्मवीर भारती, तीसरा ऑप्शन है मोहन राकेश और चौथा है यशपाल। बताइए मित्रों गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? ये उपन्यास किसने लिखा था? दिमाग लगा के बताइए। तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों, गुनाहों का देवता जो उपन्यास लिखा वो धर्मवीर भारती ने लिखा था। किसने लिखा? धर्मवीर भारती ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है सलमान रुश्दी, दूसरा ऑप्शन है बी.एस. नायपाल, तीसरा ऑप्शन है झुम्पा तुपालिस और चौथा ऑप्शन है चेतन भगत। बताइए मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? बहुत फेमस है ये मिडनाइट चिल्ड्रन, सुना होगा आप लोगों ने। तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों सलमान रुश्दी। ए ऑप्शन इसका सही होगा, सलमान रुश्दी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर, मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचनाएं हैं? पहला ऑप्शन है कालिदास, दूसरा ऑप्शन है भवभूति, तीसरा ऑप्शन है भास, चौथा ऑप्शन है भरत मुनि। बताइए मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचनाएं हैं? दिमाग लगा के बताइए मित्रों कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत फेमस रचनाएं हैं ये कालिदास की हैं। ए ऑप्शन इसका सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? बेहद कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है जयदेव, दूसरा ऑप्शन है विद्यापति, तीसरा ऑप्शन है सूरदास और चौथा ऑप्शन होगा मीराबाई। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? दिमाग लगा के बताइए। तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों ए, गीत गोविंद के जो रचयिता हैं वो जयदेव हैं। अगला क्वेश्चन है तमस उपन्यास के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है भीष्म साहनी, दूसरा ऑप्शन है खुशवंत सिंह, तीसरा ऑप्शन है अमृता प्रीतम और चौथा है मुल्कराज। दिमाग लगा के बताइए कि तमस जो है इस उपन्यास के लेखक कौन है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, लेखक और उनकी रचना वाला ये टॉपिक चल रहा है। तमस उपन्यास के लेखक कौन है मित्रों? दिमाग लगाइए। तो तमस जो है वो उपन्यास भीष्म साहनी ने लिखा था। इसका ए ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है चंदवरदाई, दूसरा ऑप्शन है जगनिक, तीसरा ऑप्शन है नरपत नाल, चौथा ऑप्शन है
दलपत विजय। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। दिमाग लगा के बताइए, कई बार आ चुका है परीक्षाओं में, बेहद इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज रासो जो है वो किसकी रचना है। तो पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद बरदाई की रचना है। इसका ये वाला ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखी। पहला ऑप्शन है खुशवंत सिंह, दूसरा ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, तीसरा ऑप्शन है कुलदीप नायर और चौथा ऑप्शन है विक्रम सेठ। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ट्रेन टू पाकिस्तान ये किसने लिखी थी। दिमाग लगा के बताइए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ट्रेन टू पाकिस्तान ये भी आ चुका है परीक्षाओं में। ये लिखी थी खुशवंत सिंह ने। किसने लिखी। खुशवंत सिंह। इसका ए ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। पहला ऑप्शन है नेल्सन मंडेला, दूसरा ऑप्शन है मार्टिन लूथर किंग, तीसरा ऑप्शन है अब्राहम लिंकन और चौथा ऑप्शन है बराक ओबामा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। दिमाग लगा के बताइए मित्रों कौन सा ऑप्शन सही होगा। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसका सही ऑप्शन होगा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये नेल्सन मंडेला ने लिखी थी मित्रों। इसका सही ऑप्शन है नेल्सन मंडेला। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। गाइड और मालगुडी डेज के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है आर के नारायण, दूसरा ऑप्शन है राजा राव, तीसरा ऑप्शन है मुल्कराज आनंद, चौथा ऑप्शन है विक्रम सेठ। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। गाइड और मालगुडी डेज के लेखक कौन है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए मित्रों। गाइड और मालगुडी डेज के लेखक मित्रों आर के नारायण हैं। इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन नरेंद्र मोदी, दूसरा ऑप्शन अमित शाह, तीसरा ऑप्शन स्मृति ईरानी, चौथा ऑप्शन पी चिदम्बरम। पता लग गया होगा ज्यादातर मित्रों को, क्योंकि परीक्षा पर चर्चा किसने की थी, तो पता लग गया होगा। परीक्षा पर बदल गया, हाँ, परीक्षा पर चर्चा एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन होंगे मित्रों। तो इसका सही ऑप्शन होगा नरेंद्र मोदी। ए ऑप्शन इसका सही होगा, नरेंद्र मोदी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किस क्रिकेटर की किताब है। पहला ऑप्शन है युवराज सिंह, दूसरा ऑप्शन है सौरभ गांगुली, तीसरा ऑप्शन है एम एस धोनी और चौथा है बीबीएस लक्ष्मण। बताइए दिमाग लगा के कौन सा ऑप्शन सही होगा। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किस क्रिकेटर की किताब है। आप लोग थोड़ा विचार करिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों। तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किताब जो लिखी थी किस क्रिकेटर की किताब है, तो ये युवराज सिंह की किताब है। किसकी है, युवराज सिंह की। इसका ए ऑप्शन सही होगा, युवराज सिंह। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ मित्रों। ये रहा आपकी स्क्रीन पर उर्वशी। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उर्वशी किसकी रचना है। पहला ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन महादेवी वर्मा, चौथा ऑप्शन सुमित्रा नंदन पंत। बताइए उर्वशी किसकी रचना है मित्रों। दिमाग लगा के बताइए उर्वशी किसकी रचना है। कई बार परीक्षाओं में आ चुका है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उर्वशी मित्रों रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इसका ए ऑप्शन सही होगा, रामधारी सिंह दिनकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लिंचिंग को सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा। लिंचिंग को सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा। पहला ऑप्शन मानवाधिकार उल्लंघन, दूसरा ऑप्शन सामान्य अपराध, तीसरा ऑप्शन राज्य प्रायोजित और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो लिंचिंग को सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा मित्रों। दिमाग लगा के बताइए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिंचिंग को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा मानवाधिकार उल्लंघन। मानवाधिकार उल्लंघन। इसका ए ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पॉक्सो एक्ट किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन बाल यौन शोषण, दूसरा ऑप्शन महिला सुरक्षा,
तीसरा ऑप्शन बुजुर्ग और चौथा विकलांग। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। पॉक्सो जो है वो किससे संबंधित है। पॉक्सो जो है बाल यौन शोषण से संबंधित है, या महिला सुरक्षा से संबंधित है, या बुजुर्ग से संबंधित है, या विकलांग से संबंधित है। पॉक्सो कानून के बारे में सुना होगा तो ज्यादातर मित्रों को समझ में आ गया होगा कि पॉक्सो जो है बाल यौन शोषण से संबंधित है। इसका ए ऑप्शन सही होगा मित्रों। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। पुलिस द्वारा बिना वारंट गिरफ्तारी कब कर सकती है। पहला ऑप्शन संज्ञेय अपराध में, दूसरा ऑप्शन हर मामले में, तीसरा ऑप्शन कभी नहीं और चौथा केवल रात में। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये तो ज्यादातर मित्रों ने सोच ही लिया होगा कि पुलिस जो है वो बिना वारंट कब गिरफ्तारी कर सकती है, जब कोई संज्ञेय अपराध किया हो। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिरासत में मेडिकल जांच कितने घंटे में जरूरी है। पहला ऑप्शन 12 घंटे, दूसरा ऑप्शन 24 घंटे, तीसरा ऑप्शन 48 घंटे और चौथा ऑप्शन होगा 72 घंटे। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। हिरासत में मेडिकल जांच कितने घंटे में जरूरी है, दिमाग लगा के बताइएगा मित्रों। तो इसका सही ऑप्शन है मित्रों 48 घंटे में। 48 घंटे सी ऑप्शन सही होगा इसका। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अनुच्छेद 39 ए किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन मुफ्त कानूनी सहायता, दूसरा ऑप्शन शिक्षा, तीसरा ऑप्शन स्वास्थ्य और चौथा है रोजगार। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अनुच्छेद 39 ए ये किससे संबंधित है, दिमाग लगा के बताइए। तो अनुच्छेद 39 ए मित्रों मुफ्त कानूनी सहायता से संबंधित है। इसका ए ऑप्शन सही होगा मुफ्त कानूनी सहायता। अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। इसी टाइप इसी पैटर्न के ही क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने ये क्लियर कर लिए तो आपको बहुत सहयोग मिलेगा। आपकी तैयारी में आप कुछ कदम और आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है मित्रों, एनएचआरसी को सूचना देने की समय सीमा क्या है। और ये यहां पर ये कस्टोडियल डेथ यहां पर होगा, ठीक है। कस्टोडियल डेथ, कस्टोडियल डेथ, कस्टोडियल डेथ, डेथ ये यहां पर होगा, ठीक है। और यहां पर होगा पहला ऑप्शन 24 घंटे। पहला ऑप्शन 24 घंटे, दूसरा ऑप्शन 48 घंटे, तीसरा ऑप्शन 7 दिन और चौथा ऑप्शन 1 महीना। एनएचआरसी को सूचना देने की समय सीमा क्या है कस्टोडियल डेथ के केस में। पहला ऑप्शन 24 घंटे, दूसरा 48 घंटे, तीसरा 7 दिन और चौथा 1 महीना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। एनएचआरसी को सूचना देने की समय सीमा कस्टोडियल डेथ की कंडीशन में क्या है। तो इस मित्रों इसका सही ऑप्शन है ए 24 घंटे, 24 घंटे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आईसीसीपीआर और आईसीईएससीआर कब लागू हुए। पहला ऑप्शन है 1966, दूसरा ऑप्शन है 1976, तीसरा ऑप्शन है 1948 और चौथा ऑप्शन है 1950। बताइए ये कब लागू हुए। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आ चुके हैं। तो आईसीसीपीआर और आईसीईएससीआर 1976 में लागू हुए थे। इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत आईसीसीपीआर का सदस्य है या नहीं। पहला ऑप्शन हाँ, दूसरा ऑप्शन नहीं, तीसरा ऑप्शन संभावित और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों कि भारत आईसीसीपीआर का सदस्य है या नहीं। तो मित्रों भारत आईसीसीपीआर का सदस्य है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। एनएचआरसी के पास दंड देने की शक्ति है या नहीं। पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन नहीं, तीसरा ऑप्शन आंशिक, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। एनएचआरसी के पास दंड देने की शक्ति है या नहीं, दिमाग लगाइए मित्रों। तो एनएचआरसी के पास
दंड देने की शक्ति नहीं होती है, केवल सिफारिश कर सकती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ये बी। बी ऑप्शन इसका सही होगा। एनएचआरसी के पास दंड देने की शक्ति नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद यातना से सुरक्षा देता है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 20, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 21, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 22 और चौथा ऑप्शन है ये सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा अनुच्छेद यातना से सुरक्षा देता है? दिमाग लगा के बताइए मित्रों, कौन सा उत्तर सही होगा? तो इसका सही उत्तर है मित्रों, यातना से सुरक्षा 21 रुपए का प्रसाद चढ़ा दो, यानी अनुच्छेद 21। इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अंत में मानवाधिकार सभी के लिए है, यह किस घोषणा पत्र का मूल सिद्धांत है? पहला ऑप्शन यूडीएचआर, दूसरा ऑप्शन भारतीय संविधान, तीसरा ऑप्शन ये दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉपिक आपके सामने ऊपर लिखा है ह्यूमन राइट्स एंड प्रोटेक्शन, इससे संबंधित ये टॉपिक हमने लिए हैं। दिमाग लगाइए मित्रों, कौन सा उत्तर सही होगा कि अंत में मानवाधिकार सभी के लिए घोषणा है, यह घोषणा पत्र किसका मूल सिद्धांत है? तो मित्रों ये दोनों का मूल सिद्धांत है, यूडीएचआर और भारतीय संविधान। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? पहला ऑप्शन मुंबई, दूसरा ऑप्शन लखनऊ, तीसरा ऑप्शन कानपुर और चौथा नोएडा। दिमाग लगा के बताइए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी की परीक्षाओं के लिए। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? दिमाग लगाइए मित्रों, तो सिडबी का मुख्यालय है मित्रों लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में। इसका बी ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये तो ज्यादातर को मालूम होगा। पहला ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा ऑप्शन है मुंबई, तीसरा ऑप्शन है नई दिल्ली और चौथा है चेन्नई। बताइए भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मित्रों भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। कहां पर है? मुंबई में। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, मुंबई। बी ऑप्शन सही होगा, मुंबई। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बीसीसीआई का मुख्यालय कहां है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ऑप्शन वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, दूसरा ऑप्शन नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन होगा नई दिल्ली, नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन ईडन गार्डन कोलकाता और चौथा होगा चेन्नई। बताइए बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिमाग लगाइए मित्रों, तो बीसीसीआई सबसे अमीर यानी मुंबई। ठीक है, तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है इसका मुख्यालय। इसका ए ऑप्शन सही होगा। अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर, भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड, इसको सेबी भी कहते हैं, की स्थापना कब हुई? यानी संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? पहला ऑप्शन 1988, दूसरा ऑप्शन 1992, तीसरा ऑप्शन 1995 और चौथा ऑप्शन सन 2000। बताइए भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? दिमाग लगाइए मित्रों, सेबी की स्थापना कब हुई? तो इसका सही ऑप्शन होगा सेबी की स्थापना 1992 ईस्वी में हुई। कब हुई मित्रों? 1992 ईस्वी में। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा मित्रों, 1992। अगला प्रश्न मित्रों, चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है? बेहद सरल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है? पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है कोलकाता और चौथा है चेन्नई। बताइए चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ होगा? तो चुनाव आयोग का मुख्यालय, इलेक्शन कमीशन का जो मुख्यालय है मित्रों वो नई दिल्ली में है। इसका बी ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ट्राई का मुख्यालय कहाँ है? पहला ऑप्शन है बेंगलुरु, दूसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है हैदराबाद और चौथा मुंबई। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ट्राई का मुख्यालय कहाँ है? दिमाग लगाइए मित्रों, ट्राई का मुख्यालय कहाँ है? तो ट्राई का मुख्यालय है मित्रों नई दिल्ली में। कहां पर है? नई दिल्ली में। इसका बी ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों, सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या था? पहला ऑप्शन ज्यादातर को पता ही होगा, पहला ऑप्शन नेताजी, दूसरा देशबंधु, तीसरा जननायक और चौथा क्रांतिकारी। बताइए सुभाष चंद्र बोस को क्या कहते थे? उनका उपनाम क्या था? तो नेताजी उनको कहते थे। ए ऑप्शन सही होगा,
ए ऑप्शन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में 1773 में प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? पहला ऑप्शन वारेन हेस्टिंग, दूसरा ऑप्शन कैनिंग, तीसरा ऑप्शन विलियम बेंटिंग, चौथा ऑप्शन डफरिन। बताइए भारत में 1773 में प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों वारेन हेस्टिंग। 1773 में वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बेहद सरल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई बौद्ध धर्म के संस्थापक तो ज्यादातर को पता ही होंगे। पहला ऑप्शन गौतम बुद्ध, दूसरा महावीर स्वामी, तीसरा अशोक और चौथा चंद्रगुप्त गुप्त। बताइए बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन है मित्रों ए गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह किसका नारा है? पहला ऑप्शन गांधी जी, दूसरा सुभाष चंद्र बोस, तीसरा लाल बहादुर शास्त्री और चौथा लाला लाजपत राय। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ज्यादातर को पता होगा, बेहद सरल क्वेश्चन है, इस पे ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने यह कहा था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कुंभलगढ़ किस राज्य में है? पहला ऑप्शन राजस्थान, दूसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन उत्तराखंड और चौथा बिहार। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा कि कुंभलगढ़ किस राज्य में है? तो इसका सही ऑप्शन है मित्रों कुंभलगढ़ जो है वो राजस्थान में है। इसका ए ऑप्शन सही होगा राजस्थान। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कालीबंगा किस राज्य में है? बेहद इंपॉर्टेंट और कई बार आ चुका है परीक्षाओं में। पहला ऑप्शन राजस्थान, दूसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन गुजरात। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? कालीबंगा किस राज्य में है? तो मित्रों इसका सही ऑप्शन है कि कालीबंगा राजस्थान में है। उम्मीद है ये प्रश्न आपको बेहद इंपॉर्टेंट और अच्छे लग रहे होंगे। अगला प्रश्न बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। ये हिस्ट्री पोर्शन से चल रहे हैं। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1922, दूसरा ऑप्शन है 1935, तीसरा ऑप्शन है 1928 और चौथा ऑप्शन है 1911। बताइए चौरी चौरा कांड कब हुआ था? दिमाग लगा के बताइए मित्रों। तो चौरी चौरा कांड हुआ था मित्रों 1922 ईस्वी में। इसका ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऊधम सिंह ने जनरल डायर को किस वर्ष मारा था? पहला ऑप्शन है 1945, दूसरा ऑप्शन है 1940, तीसरा ऑप्शन है 1927 और चौथा ऑप्शन है 1919। दिमाग लगा के बताइए मित्रों ऊधम सिंह ने जनरल डायर को कब किस वर्ष मारा था? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई परीक्षाओं में आ चुका है। जनरल डायर ने कौन सी घटना करवाई थी और उस घटना के बाद बहुत क्रोध आ गया था? तो 1927 में जनरल डायर को मार दिया था ऊधम सिंह ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नाइटहुड की उपाधि किसने वापस की थी? पहला ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है गांधी जी और चौथा ऑप्शन है लाला लाजपत राय। कौन सा ऑप्शन सही होगा? भाई नाइटहुड की उपाधि किसने वापस की थी? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, दिमाग लगाइए। तो नाइटहुड की उपाधि जो वापस की थी वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस की थी। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है? पहला ऑप्शन फतेहपुर सीकरी, दूसरा ऑप्शन आगरा, तीसरा ऑप्शन लखनऊ और चौथा गुजरात। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? दिमाग लगा के बताइए, बेहद सरल क्वेश्चन है। बुलंद दरवाजा है कहाँ? कई बार आ चुका है और ये पढ़ते पढ़ते बहुत सरल हो चुका है। दिमाग लगाइए मित्रों कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चार में से? तो इन चार में से ऑप्शन जो सही है वो है मित्रों फतेहपुर सीकरी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? ये पहला ऑप्शन लोथल, दूसरा रंगपुर, तीसरा हड़प्पा और चौथा मोहनजोदड़ो। बताइए कहां पर पाई गई थी? दिमाग लगाइए आप लोग कुछ देर के लिए।
इन चारों पर दिमाग लगाइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? लोथल, रंगपुर, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो? कौन सा सही होगा ऑप्शन? तो इसका सही ऑप्शन है मित्रों हड़प्पा। हड़प्पा। उम्मीद है मित्रों कि अति महत्वपूर्ण प्रश्नों से भरी यह श्रृंखला आपको बेहद पसंद आ रही हो गई होगी। यदि इसी तरह के और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे हर महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जो अब वीडियो आएंगे वो अति महत्वपूर्ण टॉपिक या प्रश्नों पर ही आधारित आएंगे, तो एक भी वीडियो आप मिस ना करें। वीडियो कम समय का होगा लेकिन होगा अति महत्वपूर्ण। तो लगातार अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।